Hello and welcome to Director School Education Jammu Home Classes, a digital initiative by Bardi Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 इसका सब टॉपिक्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने फेडरलिज्म और उसके टाइप्स को पढ़ा था, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस को पढ़ा था, और ये जो कुछ टॉपिक बचे थे उनको आज हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये 3 क्वेश्चन जो है जहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म को स्टूडेंट्स हम कहते हैं संघवाद हिंदी में, उर्दू में इसको बोलते हैं वफाकियत। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। एक गवर्नमेंट का एक ऐसा तरीकाकार जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मीन्स जो हमारी राज्य सरकारें हैं, हम इनको पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कहते हैं, नॉट स्टेट्स। वी हैव 28 फेडरल यूनिट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इनके बीच में जो पावर शेयर होती है, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसको फेडरलिज्म कहते हैं। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। किन किन फैक्टर्स से लगता है कि भारत एक फेडरल कंट्री है, संघवाद कंट्री है। हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर 6 पॉइंट्स which we are going to discuss here. Number 1 is Constitution has declared India as a union of states. तो ये हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है पहले ही पन्ने पे कि भारत जो है, इंडिया जो है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कहने का मतलब कि हमारी जो 28 फेडरल यूनिट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड 8 यूटीज़ जो हैं, उन सब को मिलाकर एक भारत बनता है। तो भारत, इंडिया जो है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इन सब 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ की यूनियन जो है वो, उनको मिलाकर जो इंडिया बनता है। 3 टायर फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत और म्यूनसिपलिटीज। हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को जो पावर के बीच में पावर शेयर होती थी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आई, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट्स के पास। तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है ये ऑटोमेटिकली नोन एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनकी 3 लिस्टों में डिवीज़न हुई है और भारत में भी होती है। तो ये जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है हमने इसको। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आएंगे, आइटम्स आएंगी जिनके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाए, जैसे
डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा। स्टेट लिस्ट में लोकल या स्टेट इंपॉर्टेंस की आइटम्स आएंगी, ओवर विच ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, जिनके ऊपर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बनाएंगी। फिर जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आते हैं, जो सेंटर और स्टेट दोनों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं इसके ऊपर। जैसे एजुकेशन है, मैरिज, अडॉप्शन, तो ये सारे जो हैं कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ये तीन तरह 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं ये भारत में भी हैं, इसलिए इंडिया को ये एक फेडरल कंट्री बताती हैं। नेक्स्ट, ऑल स्टेट्स इन द यूनियन डोंट हैव आइडेंटिकल पावर्स। आइडेंटिकल पावर्स मीन्स एक जैसी पावर है। सब स्टेट्स जो हैं यूनियन में, जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हैं और यूटीज़ हैं, उन सब की एक जैसी पावर्स नहीं। फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज, यूटीज़ के पास वो पावर्स नहीं होती जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के पास है। यूटीज़ जो हैं ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, और विद इन यूटी भी जो है वो एक जैसी पावर्स नहीं। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दो न्यूली यूटीज़ बनी हैं, जम्मू कश्मीर यूटी में लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन लद्दाख वाली में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। तो उसको कहते हैं J&K इज़ ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख इज़ आल्सो ए यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। तो ये एक जैसी पावर्स नहीं है। फिर चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। पावर शेयरिंग में अगर किसी तरह का परिवर्तन लाना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई किसी तरह की भी अमेंडमेंट करनी है इन पावर शेयरिंग, तो वो बिल जो है वो सबसे पहले 2/3 मेजॉरिटी अगर उसको पार्लियामेंट में पास करती है तो फिर वो एक्ट बनता है। बिना 2/3 मेजॉरिटी के किसी किस्म की भी चेंज नहीं हो सकती। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिविजन्स ऑफ पावर द एपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन। अगर किसी किस्म का डिस्प्यूट है, झगड़ा है रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर्स, तो उसको कौन डिसीजन लेगा, कौन रिजॉल्व करेगा? एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि क्या करना है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो फाइनल और अनचैलेंजेबल होगा। तो इट इज़ क्लियर कि देयर इज आल्सो ए प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी which is the key feature of federalism. इसको हम जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है जो क्लियर इंडिया को फेडरल कंट्री बताती हैं, उसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आएंगे, ओवर विच ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, यूनियन अलोन कैन मेक लॉ। फॉर एग्जांपल डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होंगे वो यूनियन लिस्ट में आएंगे, और सिर्फ यूनियन ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर कानून बना सकती है। Only the central government has the power to legislate on the subject mentioned under union list. For example, डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है और कम्युनिकेशन है।
तो डिफेंस के रिलेटेड कोई भी कानून बनाना होगा, या बैंकिंग के रिलेटेड, या करेंसी के रिलेटेड, या फॉरेन अफेयर्स है कोई, जो कम्युनिकेशन है, तो वो सारी पावर जो है वो यूनियन लिस्ट केंद्र सरकार के पास होगी। ये फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 100 आइटम हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस की हैं, तो हम सबको इधर नहीं डिस्कस करने वाले। जैसे नोटबंदी हुआ था 2016 में, तो वो किसने किया? केंद्र सरकार ने किया, ना कि राज्य सरकारों ने। अगर डिफेंस के रिलेटेड या फॉरेन अफेयर्स, किसी विदेश के साथ कोई समझौता करना है, तो ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। जो कम्युनिकेशन, कई बार हम देखते हैं कि नेटवर्क सेवा बंद कर दी जाती है देश के किसी कोने में, जब हालात ठीक नहीं होते, तो उसको कौन करता है? यूनियन लिस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। इसी तरह से स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट इम्पोर्टेंस के हैं, और उनके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं शायद, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इन सब के ऊपर राज्य सरकारें ही कानून बनाएंगी। अब बच गए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना सेंट्रल लिस्ट में आ सकते हैं, ना स्टेट लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में नेशनल इम्पोर्टेंस वाले थे, और स्टेट लिस्ट में स्टेट या लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स थे। कंकरेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स होंगे जो दोनों के इंटरेस्ट के हैं, स्टेट के भी और सेंट्रल के। तो है सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंट्रल एंड स्टेट। जो सेंट्रल स्टेट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे वो इसमें होंगे। 47 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, इनके ऊपर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कैन मेक लॉज। मीन्स टू से concurrent list consists of 47 subjects of common interest to center and state, over which both the center and state can make laws or frame laws. For example, education, forest, trade union, marriage, adoption and succession. तो इन मैटर्स के ऊपर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकारें कानून बना सकती हैं। अब जो पावर्स जो हैं इन तीनों लिस्ट में फिट नहीं होती, उनको हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स, बची हुई पावर। ऑल सब्जेक्ट्स विच डोंट फॉल अंडर दीज 3 लिस्ट्स, जो इन 3 लिस्ट के बीच में नहीं आते जो सब्जेक्ट्स, उनको रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं। और यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज इन, फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो रेसिड्यूरी पावर्स के अंडर सब्जेक्ट्स आते हैं, वो उनके रिलेटेड कानून बनाने की पावर जो है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है, केंद्रीय सरकार के पास है। रेसिड्यूरी पावर्स ऑलवेज रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग? नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और क्वेश्चन भी नेक्स्ट। By creating linguistic states, which has made administration easier, new states have been created since 1947. तो ये लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को बनाना, ऐसा करने से एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाना बहुत आसान हो गया। और न्यू स्टेट्स बनना जो हैं वो 1947 में शुरू हुई थी। भाषा के बेस पर शायद आंध्र प्रदेश जो है वो पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेस पर बनी थी। नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया एक्सेप्ट हिंदी।
रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर स्टेट के बीच में जो है जो पावर शेयरिंग थी उसको रीस्ट्रक्चर कैसे हुआ। रेज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, देखो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, हर रीजन की अपनी पार्टीज होती हैं। जैसे हमारे JNK में PDP, NC, JKNPP, ये हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। जब रीजनल पार्टीज़ का रिलेशन जो है वो नेशनल पार्टीज से बनता गया तो फेडरलिज्म और भी स्ट्रांग होता। कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। अब जब एज यू नो इन इंडिया देयर इज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम, हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टीज़ हैं। कोलिशन गवर्नमेंट, तो जब जितनी ज़्यादा पार्टीज़ होंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ उतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। और व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी गेन मेजॉरिटी इन इलेक्शन देन more than two political parties join hands to form government which is known as coalition government। तो जो मिली जुली सरकार हम जिसको कहते हैं, जब कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती तो फिर दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हाथ मिलाती हैं सरकार बनाने के लिए, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और इससे जो है वो और पावर शेयरिंग जो है वो मजबूत होती है। रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो सेंटर के साथ जुड़ जाती हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ की भी ज़रूरत बनती है। और वो रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो अपने रीजन को मजबूत बनाने के लिए, अपने इलाके को की डेवलपमेंट करवाने के लिए जो है वो नेशनल पार्टीज़ से के पास बड़ी बड़ी डिमांड्स रखती हैं। तो फिर उन रीजनल पार्टीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए नेशनल पार्टीज़ को उनका शेयर जो है वो देना पड़ता है, तो जिससे फेडरलिज्म और स्ट्रांग हो। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जो हमने पहले डिस्कस किया कि थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो थी पावर्स के, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसमें भी इस तरह से जो आइटम्स बांट दी गई होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लैंग्विस्टिक स्टेट्स। लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट्स बनी उससे क्या हुआ। Many new states have been formed, boundaries have been changed, people of common language have been brought together. States created on the basis of culture, ethnicity and geography has made the country united and administration made easy। तो बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो बनाई गई, उनकी बाउंड्रीज चेंज कर दी गई, कॉमन भाषा बोलने वाले लोगों को इकट्ठा करके अलग स्टेट बना दी गई लैंग्वेज के बेस पर, कल्चर के, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी के को मद्देनज़र रखते हुए जो स्टेट्स बनाई गई उससे कंट्री में यूनिटी, एकता और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना आसान हो गया। फॉर एग्जांपल नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स जो हैं बनी। कल्चरल एथनिसिटी को देखते हुए लैंग्वेज पॉलिसी की हम बात करें तो नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, सेंटर उनके ऊपर, केंद्रीय सरकार हिंदी इम्पोज नहीं कर सकती कि ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकती कि आपको हिंदी बोलना ही पड़ेगा, हिंदी कंपलसरी है। तो इस हालांकि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है जो कि 40% लोग ही जो हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं भारत में, इसलिए उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया है। तो जब केंद्रीय सरकार हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकती नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के ऊपर,
तो इसका क्या, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया एज शेड्यूल लैंग्वेजेस और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में डाला गया। 22 और लैंग्वेज हैं जिनको ऑप्शन रख दिया गया, जैसे हमारी डोगरी भी जो है वो 8th शेड्यूल में है, कश्मीरी है। तो इस तरह से जो 22 लैंग्वेज हैं और भी हैं। सेंटर एग्री टू यूज इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलने के लिए भी केंद्रीय सरकार जो है वो राजी है, एग्री है। और इस तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है सेंटर, केंद्रीय सरकार किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। जो हिंदी नहीं बोलते थे उनके लिए ऑप्शन रखा कि उनकी जो अपनी लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस, उनको 8th शेड्यूल में डालकर 22 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में डाल दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको लर्न करने के लिए एक सीखने वाली बात है। ये आपको मल्टीपल में आ सकता है कि कितनी लैंग्वेजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल में हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल, तो आपने बताना है 22। सेंटर स्टेट रिलेशन की हम बात करें तो सेंटर कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट और डिसमिस देम। स्टूडेंट्स, अंडरमाइन करना होता है कमज़ोर करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को अंडरमाइन, कमज़ोर नहीं कर सकती, ना ही उनको डिसमिस कर सकती है। कोलिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे। आज कोलिशन गवर्नमेंट के इस दौर में पावर शेयरिंग जो है वो और भी इफेक्टिव है, क्योंकि 2 या 3 पार्टी जो मिलकर सरकार बनाती हैं तो मैं जो वो प्रॉपर पावर शेयरिंग हो जाती है। हम बात करेंगे इसके बाद व्हाट ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। ये 3 ही पॉइंट्स हैं जो फेडरलिज्म को जो है वो एक रियल सक्सेस, सफलता दिलाते हैं भारत में, कोई बीइंग ए फेडरल कंट्री। नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो है वो हर ग्रुप्स को बराबर ड्यू शेयर्स जो हैं वो उनके मिलते हैं। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की रिस्पेक्ट भी जो है वो इससे बढ़ती है। और डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर के डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो मिलजुल कर, डिफरेंट सोशल एथनिक ग्रुप्स जितने भी हैं, रीजनल ये सारे मिलकर जो है वो रहती हैं। अब व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म की स्पिरिट को कौन अंडरमाइन करता है, क्या अंडरमाइन करता था, कमज़ोर करता है। तो यह है सेंटर मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्रीय सरकारें कई बार जो मिसयूज़ करती थी, जिससे जो था वो स्टेट गवर्नमेंट्स दैट हैज़ कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज़। जो स्टेट सपोज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कि सेंटर में जो है वो किसी एक पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी की सरकार स्टेट गवर्नमेंट में उस पार्टी की सरकार नहीं है, तो वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो दबाया जाता था थोड़ा। कोलिशन गवर्नमेंट लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कोलिशन गवर्नमेंट से जो है न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग शुरू हुआ कि अब वो रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो स्टेट ऑटोनॉमी की बात करती हैं। तो इससे भी जो है वो फेडरलिज्म की स्पिरिट जो है वो अंडरमाइन होती है। जितना ज़रूरी नहीं है, हमारे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स। जब केंद्रीय और राज्य सरकारों से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट्स को दी जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? वाई? वास्टनेस ऑफ स्टेट इन साइज एंड पॉपुलेशन। स्टेट्स जो हैं वो बहुत बड़ी हैं पॉपुलेशन और साइज के लिहाज से, जोग्राफिकल एरिया के लिहाज से। इंटरनली डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उन स्टेट्स में। नीड फॉर पावर शेयरिंग, और उनको पूरे अधिकार नहीं मिलते, इसलिए पावर शेयरिंग की भी बहुत ज़रूरत है वहाँ पर प्रॉपर। बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन तो सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इश्यूज जो हैं, उनको वो लोकल लेवल पर ही सॉल्व हों, लोकल लेवल पर ही हल हो जाएं, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की गई। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटीज़। लोगों को जो है वो लोकेलिटीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका लोकल आदमी को वहाँ का नॉलेज जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो उन प्रॉब्लम्स को आसानी से हल करवा सकते हैं। बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। किस तरह से पैसा खर्च करना है, कहाँ पर कैसे उसको एफिशिएंटली मैनेज किया जाए, तो ये आइडिया जो है जो लोकल लोगों को ज़्यादा होता है। पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में लोगों की लोकल ग्रास रूट लेवल से लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट, एंड सही जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है इफेक्टिव कब हुआ? 1992 का एक्ट जो बना उसके बाद। 1992 का एक्ट जो है ब्रॉट इन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेप्स टेकन फॉर दिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या स्टेप्स लिए इस एक्ट के अंडर, 1992 के एक्ट के। इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं जैसे पंचायती राज, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़, उनके लिए रेगुलर इलेक्शंस होंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड OBCs, बीकर सेक्शन के लिए जो है वो सीट्स रिजर्व होंगी। 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन्स, और 1/3 सीट्स जो है जो मतलब 33% सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी वुमेन के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट इलेक्शन, और जो इलेक्शन कंडक्ट करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज़, और जो राज्य सरकारें हैं वो रेवेन्यू या कुछ पावर्स जो हैं वो लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर करेंगी, उनको भी देंगी। अब पंचायत की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल गांव में जो पंचायत होती है उसमें ये इसके भी 3 टायर, विलेज, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल में ग्राम पंचायत होती है, कंसिस्ट ऑफ 7 to 11 पंचेस एंड 1 सरपंच, फॉर्म्ड बाय ग्राम सभा और हेडेड बाय सरपंच, और इसका हेड जो सरपंच होता है। ब्लॉक समिति होती है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति है, इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स। उनको कौन वोट करेगा? सिर्फ पंचेस और सरपंचेस वोट करते हैं, और वो ब्लॉक का जो चेयरमैन बना देते हैं। BDO इसका जो है वो हेड होता है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो जिला परिषद है, 3rd टायर, फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के सभी MLAs, MPs और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन सब मिलकर जिला परिषद को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जिला चेयरपर्सन जो है वो इसका हेड होता है। नेक्स्ट, लोकल अर्बन गवर्नमेंट, जो लोग शहरी इलाकों में होती है। टाउन्स में म्यूनसिपलिटी हैं, बिग सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगे।
म्यूनसिपल चेयरमैन जो है उसका हेड होता है और बिग सिटीज़ में मेजर होता है इसका हेड। तो स्टूडेंट्स, अब डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं लोकल गवर्नमेंट्स को। इलेक्शन टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ग्राम सभा के लिए इलेक्शन जो है वो रेगुलरली नहीं होती, टाइम पे नहीं होती इलेक्शन। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर एंड रिसोर्सेज। बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं वो रिसोर्स पावर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करती लोकल गवर्नमेंट्स को। मीन्स टू से कि सही तरह से 73 अमेंडमेंट जो है और 73 एंड 74th अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं बहुत सारे राज्यों में। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप कि आपको पसंद आया होगा।